अगर आप इस कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आराध्य अभय के सामने अपने फ्लैट पर पहुंच गया। अब वो सोच सोच कर परेशान हो रहा था। जिसकी तलाश थी उसे वो ऐसे मिल जाएगी, लेकिन क्या उसने मुझे नहीं पहचाना? क्या ये उसकी जानवी नहीं कोई और है, इसलिए नहीं पहचाना उसे? लेकिन उसके होने से भी तो वही एहसास थे जो तब होते थे जब जानवी उसके आसपास होती थी। लेकिन ये जानवी कैसे हो सकती है? सोचते सोचते वो अपने रूम में चला गया। अभय ने भी उसके लिए कॉफ़ी बनाया और उसके रूम में आ गया। अंदर आकर देखा तो वो किसी सोच में गुम था। अभय बोला, आराध्य क्या हुआ भाई, तू इतना परेशान क्यों है? जब से तू रुद्राक्षी से मिला है जैसे कहीं गायब ही हो गया है, आखिर बात क्या है? आराध्य अभय को देखते हुए बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार कि रुद्राक्षी ही जानवी है तो वो इतना चेंज क्यों, और उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं? और बात भी ऐसे कर रही थी जैसे मैं कोई गुंडा मवाली हूँ, और वो ऐसी तो नहीं थी। अभय बोला, आज तू मुझे अपनी स्टोरी बता तभी मैं कुछ कह सकता हूँ, और कॉफ़ी का मग रखकर उसके सामने बैठ गया। आराध्य कुछ सोचते हुए बोला, 3 साल पहले अलवर के बेस्ट कॉलेज MIT में बोलते हुए वो 3 साल पीछे पहुंच गया। हाल में काफ़ी भीड़ लगी थी। आराध्य अपने 2 दोस्त निकेतन और सौरभ के साथ अपने क्लास में जा रहा था कि उसके कानों में एक आवाज़ आई, मैं फ्रेशर नहीं हूँ, आप लोग बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आराध्य उस आवाज़ में पता नहीं ऐसा क्या था कि मैं अपने दोस्तों के साथ उधर ही चला गया और सबको हटाकर देखा तो 21-22 साल की एक लड़की, आंखों में ऐसा काजल जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे, बाल कंधे से थोड़ा सा नीचे थे और कान में महादेव के रुद्राक्ष का कुछ पहना हुआ था और यूनिफॉर्म में भी क्या लग रही थी। मैं तो बस देखता ही रह गया। आज तक मैंने कभी भी ऐसी लड़की नहीं देखी थी। पूरे कॉलेज क्या पूरे अलवर में भी मुझे नहीं दिखी। अब ना ही कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुनाई। जब निकेतन ने मुझे पकड़कर हिलाया तब जाकर मुझे होश आया और मैंने सामने देखा तो वो गायब थी। लेकिन वो पहली मुलाकात में ही मेरा सब कुछ लूट कर अपने साथ जा चुकी थी। मैंने निकेतन से पूछा तो उसने बताया कि वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आखिरी साल की स्टूडेंट है। किसी कारण से यहाँ पर तत्काल में उसे एडमिशन लेना पड़ा है। अब तो मेरा मन हुआ मैं जाकर वहीं बैठ जाऊं, लेकिन निकेतन मुझे ज़बरदस्ती अपने क्लास में ले गया। लेकिन मेरे दिल और दिमाग दोनों ने तो जैसे मुझसे ही बगावत करने को ठान लिया था। मैंने 1-2 क्लास लिया और फिर उसे ढूंढने लगा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो मुझे लाइब्रेरी में कुछ बुक ढूंढते हुए मिली। मैंने उसे देखा तो बस आगे के शब्द जैसे फिर से भूल गया। जिस आराध्य ने कभी भी किसी लड़की को भाव नहीं दिया, आज उसका ही हाल था। एक लड़की ने उसे बेहाल किया हुआ था। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो वहाँ से चली नहीं गई। उसके जाने के बाद भी मैं वैसे ही खड़ा रहा तो सौरभ और निकेतन मुझे ढूंढते हुए आए और पकड़कर बाहर ले गए। अब तो मेरा रोज का हो गया था उसे देखना, और सामने जाने पर कुछ बोल ही नहीं पाता था और वो साइड होकर निकल जाती थी। सौरभ और अनिकेत तो मेरा मजाक भी उड़ाने लगे थे, लेकिन वो किसी न किसी काम में हमेशा बिजी रहती थी। कभी लाइब्रेरी में तो कभी किसी टीचर के साथ डिस्कस करती रहती। मुझे तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता था, आखिर ये इतना क्या पढ़ती है जो इसके पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं है। ऐसे ही 2 महीने निकल गए। उसे भी कुछ कुछ अंदाज़ा हो चुका था कि मैं उसे हर जगह टैग कर रहा हूँ, लेकिन उसने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं और उसकी ये बातें मुझे और भी पागल बना रही थी। अब काफ़ी वक्त हो चुका था तो मैंने अब उसे कहने की ठानी कि मैं उससे कितना प्यार करने लगा हूँ। लेकिन जब भी मैं उससे मिलता मेरा दिल इतना तेज़ धड़कता था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। एक रोज़ सुबह सुबह मैंने मन बना लिया था कि सबसे पहले जाकर उसे प्रपोज करूँगा, और मैं तैयार होकर निकल गया कॉलेज और फिर पहुंचकर उसे ढूंढने लगा। लेकिन आज पता चला कि वो कॉलेज आई ही नहीं है। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब कर भी क्या सकता था, तो बेमन से क्लास किया और घर आ गया। कुछ दिन वो कॉलेज नहीं आई। काफ़ी पता किया तो भी उसके बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन और निकल गया। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। घर पर भी सब मुझसे परेशान रहने लगे थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर मुझे हुआ क्या है जो मैं ऐसे परेशान हूँ। लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। किसी ना किसी तरह से बस टाल देता था। क्या बताऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब बस मुझे फेयरवेल का इंतज़ार था जो नेक्स्ट वीक होने वाला था। आज मैं ऐसे ही कॉलेज आ गया कि मुझे आज वो सामने से आते हुए दिख गई और मैं बिना वक्त गंवाए उसके पास भागते हुए चला आया और सामने जाकर बोला,
हेलो, मेरा नाम आराध्य पुरुषोत्तम है, बीटेक फाइनल ईयर। उसने कुछ देर तक मुझे देखा और फिर बोली थैंक यू और अपने क्लास की तरफ चली गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, ये क्या मतलब हुआ, ना हाय ना हेलो और थैंक यू किस लिए। मैं पीछे से ही बोला, ये थैंक यू किस लिए था, क्या आप बता सकती हैं मुझे, और आप ऐसे कैसे जा सकती हैं। तो वो रुक कर पीछे घूमी और मेरी तरफ देख कर बोली, आपने अपना नाम बताया, उसके लिए एक थैंक यू तो बनता है ना। उसकी आवाज़ में इतनी कशिश थी कि आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और उसे देखता ही रह गया और वो फिर से चली गई। उसके बाद भी मैंने उससे कितनी ही बार बात करने की सोची, लेकिन शायद वो मुझसे बचना चाहती थी और कभी मैं सामने पड़ भी जाता था तो मेरी धड़कनें मुझे उससे बात करने ही नहीं देती थी। काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद आज फेयरवेल था, बीटेक और मैनेजमेंट वालों का एक ही होटल में। उन लोगों का फर्स्ट फ्लोर और हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर पर था। सब लोग होटल पहुँचे तो मैंने अनिकेत और सौरभ को भेज दिया और उसका बाहर ही इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वो भी आई तो मैं उसके सामने जाकर आराम से बोला, हेलो, मुझे आपसे 2 मिनट बात करना है। ना मत कहना प्लीज़, बस 2 मिनट। तो उसने अपने साथ की लड़कियों को अंदर जाने का इशारा किया और अपने मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने एक नज़र खुद पर मारी और उसे देख कर बोला, मेरा नाम तो आप जानती हैं और मेरा क्वालिफ़िकेशन भी। और तब तक वो बीच में ही बोली, आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ कह सकते हैं, इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी बोल दिया, आई लाइक यू, और वो भी पहले दिन से। ये कोई अट्रैक्शन नहीं है। आपको देखकर मेरी धड़कनों पर मेरा ही कंट्रोल नहीं होता है, मेरा दिमाग काम करना छोड़ देता है। मुझे कुछ समझ भी नहीं आता और आपको अगर एक दिन भी ना देखूं तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। जब आपको एक नज़र देख लेता हूं तो जैसे सुकून मिल जाता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो वो बोली, डॉक्टर का पता दे रही हूँ, इलाज करवाइए और कुछ नहीं। और जैसे ही जाने को मुड़ी मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया, जिससे वो सीधे आकर मेरे सीने से लगी। तब पता चला उसका हाल भी कुछ मेरे जैसा ही था, लेकिन वो एक भी सेकंड का वक्त गवाए मुझसे दूर होते हुए बोली, आज के बाद कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा वरना आपका क्या होगा मुझे भी नहीं पता, और जल्दी से अंदर चली गई। उसके बाद जब भी मैं उसके पीछे जाता वो मुझसे कटकर निकल जाती। मैंने उससे कितनी ही बार पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। ऐसे ही हमारे सेमेस्टर ख़त्म होने वाले थे और अब बस लास्ट सेमेस्टर ही बचा था कि अचानक से हमारे ही कॉलेज से ड्रग और ऑर्गन चोरी के मामले में कुछ ही स्टूडेंट, प्रोफेसर और ट्रस्टी गिरफ्तार हुए और वो अचानक से गायब हो गई। मैंने काफ़ी पता किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। 3 महीने बाद पता चला उसका नाम ही झूठा था, इसलिए कुछ खास पता नहीं चला। बस उसके कुछ दोस्तों ने बताया कि बनारस के घाटों से काफ़ी प्यार था उसे, इसलिए लास्ट सेमेस्टर ख़त्म करके मैं यहीं चला आया और तब से ढूंढ रहा हूँ और वो आज ऐसे मिली जैसे कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। बोलते हुए उसने आंखें बंद कर लिया। अभय बोला, तो क्या रुद्राक्षी ही जाह्नवी है? आराध्य बोला, चेहरा तो वही, बाकी कोई सिमिलरिटी नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभय बोला, तुम परेशान मत हो, कल चलकर पता करते हैं आखिर ये मैटर क्या है। दूसरे दिन आराध्य अभय के साथ कॉलेज आया, लेकिन सबसे पहले वो मैनेजमेंट वालों के तरफ ही चला गया। सब आराध्य को मैनेजमेंट में देखे तो सब उसे ही देखने लगे, क्योंकि उसके भी अच्छे खासे चर्चे थे, क्योंकि उसने कभी किसी को ज़्यादा भाव ही नहीं दिया था। वो सीधे रुद्राक्षी का क्लास पूछकर उधर ही आ गया, लेकिन आज रुद्राक्षी कॉलेज नहीं आई थी। सबसे उसका पता पूछा लेकिन कोई उसका पता देने को तैयार ही नहीं था। अब उसे गुस्सा आने लगा तो वो बाहर आ गया। आज कोई क्लास भी नहीं किया, कुछ देर कैंटीन में बैठा रहा, फिर निकल गया घाट पर और वहीं सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। अभय ने राधिका से रुद्राक्षी का पता पूछा तो उसने भी बिना रुद्राक्षी के परमिशन के देने से साफ साफ इनकार कर दिया। दोपहर से बैठे आराध्य को कब शाम हो गई और फिर शाम से रात हो गई, लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या न करे, क्योंकि एक बार वो रुद्राक्षी से मिलकर साफ साफ बात करना चाहता था और वो अभी यही सब सोच ही रहा था कि उसे लगा उसके बगल में कोई आकर बैठ गया। आराध्य ने उधर देखा तो रुद्राक्षी बैठकर सामने देख रही थी। आराध्य को आज भी वही एहसास था जो उसके हमेशा होने से होता था, लेकिन वो भी शांति से बैठा रहा। जब कुछ देर तक आराध्य कुछ नहीं बोला तो रुद्राक्षी उठने लगी। आराध्य उसका हाथ पकड़कर सामने देखते हुए बोला, कुछ देर बैठो, कुछ बात करनी है। रुद्राक्षी ने घूमकर उसे देखा तो उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। रुद्राक्षी वापस से बैठ गई। आराध्य बोला, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ।
रुद्राक्षी कुछ देर शांत रही, फिर बोली, वो अच्छा, इसलिए पूरे कॉलेज में तुम मुझे ढूंढ रहे थे? फिर से एफआईआर करवाना चाहते हो क्या? वैसे मैं तो काफ़ी डरी हुई हूँ। आराध्य उसे देखकर फिर सामने देखते हुए कुछ देर बाद बोला, नहीं, बस एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, उसका और तुम्हारा फेस मिलता है, इसलिए तुमसे मिलना था। तुम प्लीज़ अपने बारे में बता दो, जिससे मैं क्लियर कर सकूँ जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। रुद्राक्षी बीच में ही उसे रोकते हुए बोली, अच्छा, तो क्या तुम मेरे फूफा के भाई के साले के जमाई लगते हो, जो मैं तुम्हें अपने बायोडाटा बताती फिरूं? इज्जत से बात समझ नहीं आ रही है? आराध्य उठते हुए बोला, वो अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चल पाएगा? रुद्राक्षी बोली, कर तो रहे थे सुबह से, फिर क्या हुआ? आराध्य बोला, मैंने ट्राई नहीं किया, नहीं तो अगर अपने पर आ जाऊं तो फिर? रुद्राक्षी बोली, तो आ जाओ ना अपने पर, मैं भी देखना चाहती हूँ क्या कर सकते हो तुम। आराध्य बोला, चैलेंज दे रही हो? रुद्राक्षी हंसते हुए, नहीं, क्योंकि उतनी तुम्हारी औकात नहीं है कि मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर पाओ। आराध्य गुस्से में बोला, तुम जाह्नवी कभी नहीं हो सकती किसी की शक्ल मिलने से। रुद्राक्षी बोली, वो स्टॉप यार, मुझे किसी की तरह नहीं बनना, समझे? और अपना काम करो, और फालतू का नौटंकी पाल कर रखे हुए हो। बोलकर वापस से आगे बढ़ गई कि आराध्य उसका हाथ पकड़कर, फिर भी मैं पता करके रहूँगा जाह्नवी कहाँ है। रुद्राक्षी उसका हाथ झटक कर, जो करना है करो, लेकिन आज के बाद ये हाथ कभी मत पकड़ना, और बिना वापस मुड़े ऊपर चली जाती है। आराध्य भी अब गुस्से से उसके पीछे ही चला गया। अभय पहले रुद्राक्षी को फिर आराध्य को जाते हुए देखता है तो आराध्य के पीछे जाता है, लेकिन तब तक आराध्य निकल चुका था। रुद्राक्षी अपने घर आई और किसी को कॉल करके कुछ कहती है, फिर फ़ोन रखकर बोलती है, बस महादेव, उसका और मेरा सफ़र यहीं तक था। उसके रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। जाह्नवी का सफ़र भी बस उतना ही था, क्योंकि उसके आगे का सफ़र रुद्राक्षी को जो तय करना है। आराध्य ने किसी को कॉल किया और रुद्राक्षी के बारे में बता के बोला, सब कुछ पता करके बताओ, वो भी सिर्फ 24 घंटे में, समझे? नहीं तो फिर समझ लेना। बोलकर फ़ोन रख दिया और खुद से बोला, आखिर तुम हो कौन और किस बात का इतना गुरूर है? मैं भी पता लगा कर रहूँगा। कुछ देर में अभय आया और आराध्य के पास जाकर बोला, भाई क्या हुआ, कुछ बात हुई तुम्हारी रुद्राक्षी से? क्या कहा उसने? आराध्य बोला, कुछ नहीं, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर वो है कौन, और ये बात मैं पता लगा कर रहूँगा। अभय बोला, ऐसा क्या करने वाले हो? आराध्य बोला, तुम चिंता मत करो, जल्द ही पता चल जाएगा, और अपना फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। इधर रुद्राक्षी को किसी ने कॉल करके कुछ बोला तो उसने इससे बोल दिया, करने दो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरे दिन आराध्य कॉलेज आया और रुद्राक्षी भी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि रुद्राक्षी जानती थी उसके इस सफ़र की कोई मंजिल नहीं है, और आराध्य सब कुछ जानने का इंतज़ार कर रहा था। शाम को आराध्य के पास कॉल आया तो उसे बस इतना ही पता चला कि रुद्राक्षी संतोष पाठक, जो कि विद्यापीठ में लेक्चरर हैं, और शालिनी पाठक एक हाउसवाइफ, उनकी इकलौती बेटी है, काफ़ी मन्नतों के बाद आने से थोड़ी सी बिगड़ गई है, और कुछ नहीं। आराध्य को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, दो इंसान इतना सिमिलर कैसे हो सकते हैं, लेकिन रुद्राक्षी के आसपास होने से उसे वही फीलिंग क्यों होती है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब तो ऐसे लग रहा था जैसे सब उलझ गया हो। रुद्राक्षी अब रिलैक्स थी, वो जो बताना चाहती थी वो हो चुका था। अब आराध्य उसके पीछे नहीं आने वाला था। अब वो अपना काम आराम से कर सकती थी, और अगला टारगेट भी उसका पुरुषोत्तम परिवार ही था, जो देश के अंदर और बाहर कुछ स्मगल कर रहा था, वो भी बनारस में मंदिरों को टारगेट करके, जिससे किसी को कोई शक भी ना हो और उनका काम भी हो जाए। आज 4 दिन हो चुके थे। आराध्य हर वो कोशिश कर रहा था कि रुद्राक्षी के बारे में पता कर सके, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उसे बार बार अब यही लग रहा था कि रुद्राक्षी और जाह्नवी एक ही हैं, लेकिन फिर भी कोई सबूत नहीं था कि वो ये बोल सके कि दोनों एक ही हैं। रुद्राक्षी आज सुबह 4 बजे ही घाट पर चली गई और वहाँ के कुछ लोगों से बात करने लगी। फिर महंत जी उसे लेकर अंदर मंदिर में चले गए, और 1 घंटे के डिस्कशन के बाद कुछ फाइनल हुआ और वो बाहर आई तो अब घाट पर काफ़ी भीड़ लग चुकी थी। रुद्राक्षी ने टाइम देखा तो 5:30 बज रहा था, तो घर के लिए निकलने की सोची और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने बिना देखे ही हाथ झटक दिया और ऊपर चली गई। वहाँ से अपनी गाड़ी उठाई और घर के लिए निकल गई। कुछ देर में घर पहुँची तो उसके घर पर कुछ लोग आए हुए थे और संतोष जी उन्हें चाय नाश्ता दे रहे थे। रुद्राक्षी ने एक नज़र उन लोगों को देखा, फिर संतोष जी की तरफ देखकर बोली, भाऊजी। संतोष जी समझ गए रुद्राक्षी का मतलब, तो उसे अपने पास बैठाते हुए बोले,
बेटा ये हैं हमारे दोस्त बलदेव पुरुषोत्तम और ये हैं भाभी नंदिनी पुरुषोत्तम। इनका यहाँ पर भी घर है लेकिन रहते अलवर में है, वहीं से बिजनेस करते हैं। 3 साल पहले हमारी मुलाकात इनसे अलवर के एक सेमिनार के दौरान हुई थी, तभी हमने इन्हें बनारस आने को बोला था, लेकिन आज पता चला आ रहे हैं तो हमने इन्हें अपने पास ही बुला लिया। रुद्राक्षी ने दोनों लोगों को नमस्ते किया और अंदर जाने लगी कि नंदिनी जी पीछे से बोली, मीठी आओ हमारे पास भी कुछ देर बैठो, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। रुद्राक्षी ने 1 सेकंड कुछ सोचा और फिर बोली, वो मैं चेंज करके आ रही हूँ, और बिना रुके अंदर चली गई। नंदिनी बोली, भाई साहब काफ़ी सुंदर है आपकी मीठी, हमें तो पहली नज़र में ही भा गई है। संतोष जी बोले, भाभी अभी आप उसे जानती नहीं हैं इसलिए ऐसा बोल रही हैं, उसकी अम्मा से पूछिए, दिन भर अपने आगे पीछे दौड़ाती है। शालिनी जी किचन से आते हुए सबको जलेबी और कचौरी का प्लेट थमा कर बोली, आप लोग नाश्ता कीजिए। बलदेव जी जलेबी खाते हुए बोले, भाभी सच में बनारस की खुशबू ही कुछ अलग है, मज़ा आ गया। कुछ देर में रुद्राक्षी नीचे आकर शालिनी जी के पास बैठ जाती है। शालिनी जी बोली, मीठी कहाँ थी, सुबह सुबह हम कितना परेशान हो गए थे। रुद्राक्षी बोली, अम्मा कुछ काम था बस वही करने गए थे। तब तक दरवाजे से आवाज़ आती है, ऐसा भी कौन सा काम था आपको कि आप बता भी नहीं सकती हैं किसी को। रुद्राक्षी ने देखा तो आराध्य खड़ा था हाथ में प्रसाद लेकर। शालिनी जी बोली, आओ बेटा तुम अंदर आ जाओ। तो आराध्य अंदर आ गया और शालिनी जी को प्रसाद का पैकेट देते हुए बोला, आंटी जी ये महादेव का प्रसाद है, मैंने मन्नत मांगा है, देखता हूँ पूरा होता है कि नहीं। संतोष जी बोले, महादेव से कुछ भी मांगो सब पूरा होता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, समझे बरखुरदार। आराध्य अपना सर हाँ में हिला दिया। बलदेव जी बोले, वैसे पाठक साहब आपका घर बहुत सुंदर है और आप सब भी, धन्यवाद आपने हमारी इतनी खातिरदारी किया। आप भाभी और बिटिया को लेकर कभी हमारे यहाँ भी तो आइए, कभी आखिर हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। संतोष जी बोले, बिल्कुल आपने कह दिया तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी मीठी का लास्ट सेमेस्टर है तो कहीं नहीं जा सकते, कुछ दिन बाद ज़रूर आएंगे। बलदेव जी बोले, ठीक है अब इजाज़त दीजिए। शालिनी जी बोली, अरे भाई साहब अभी कहाँ जा रहे हैं, कम से कम खाना तो खा कर जाइए। नंदिनी बोली, नहीं भाभी फिर कभी, आज कुछ काम है, वैसे भी अभी कुछ दिन यहीं पर रहना है तो फिर आते ही रहना है, तो फिर कभी आएंगे। और आराध्य को चलने को बोल रुद्राक्षी के पास आती हैं और उसे अपने गले से चैन निकाल कर देने लगती हैं। रुद्राक्षी बोली, आंटी मैं ये सब नहीं पहनती, ये आप किसी और को दे दीजिएगा। नंदिनी उसे पहनाते हुए बोली, ये हमारी माँ ने दिया था अपनी बेटी को और आज हम दे रहे हैं अपनी बेटी को, तो ना नहीं बोलना है, समझी। और उसका सर सहलाकर बलदेव जी के साथ आगे बढ़ गई। शालिनी और संतोष जी उन्हें छोड़ने गेट तक चले गए। आराध्य अब जल्दी से रुद्राक्षी के पास आकर बोला, मेरे यकीन को हवा लग चुका है, बस कन्फर्म होना बाकी है। रुद्राक्षी बोली, मेरे घर आ जाने से कुछ नहीं होता मिस्टर पुरुषोत्तम, सच्चाई का सामना करो, झूठ के महल ज़्यादा देर तक नहीं टिकते, और यहाँ तो पहरेदारी का जिम्मा महादेव ने मुझे दिया है, तो जाओ और संभालो खुद को, बहुत जल्द ही तुम्हारी लंका लगने वाली है। आराध्य बोला, देखते हैं क्या होता है, बाय, कॉलेज जल्दी से आना, इंतज़ार करूँगा, बोलकर बाहर निकल गया। रुद्राक्षी चैन निकाल कर वहीं टेबल पर रख देती है और फ़ोन निकाल कर किसी से बात करते हुए अपने रूम में चली गई। कुछ देर में शालिनी जी अंदर आती हैं और टेबल पर चैन देखा तो उठा कर बोली, इस लड़की का क्या करूं मैं, इतना प्यार से कोई दे कर गया और निकाल कर ऐसे ही फेंक दिया, इसने हद होती है। कुछ देर बाद रुद्राक्षी बाहर आई तो संतोष जी बोले, कहाँ जा रही हो मीठी। रुद्राक्षी बोली, बाबूजी कुछ काम था आपको। संतोष जी बोले, हाँ बेटा कुछ पूछना था तुमसे, वो पुरुषोत्तम जी ने अपनी हवेली पर बुलाया था, कुछ महंत आने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था चला जाऊं या नहीं, क्योंकि आज कुछ काम भी था। रुद्राक्षी बोली, नहीं आप नहीं जाएंगे वहाँ पर, वो लोग मुझे ठीक नहीं लगे, आप और अम्मा उनसे दूर ही रहिए, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगी। संतोष जी बोले, लेकिन बेटा सब लोग तो ठीक ही हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है, और भाभी जी भी तो कितनी अच्छी हैं, और आराध्य मैंने तो। रुद्राक्षी बीच में ही बोली, बाबूजी देखने से सब लोग अच्छे नहीं होते, आप लोग फिर नहीं मिलेंगे उनसे, और अम्मा को भी आप समझा दीजिए। शालिनी जी बाहर आते हुए बोली, मीठी नाश्ता करके कहीं जाओ, नहीं तो फिर पता नहीं कब वापस आओगी। रुद्राक्षी बोली, अम्मा टिफ़िन में डाल दीजिए, आज लेट हो रहा है, आकर आराम से खाएंगे। शालिनी बड़बड़ाते हुए टिफ़िन भरकर उसे पकड़ा देती हैं। रुद्राक्षी दोनों लोगों से गले मिलकर अपना ध्यान रखने को बोल जल्दी से बाहर निकल गई। कुछ देर में एक होटल के सामने गाड़ी रोका और जल्दी से अंदर आ गई। अंदर एक रूम में 2 लोगों को पकड़कर रखा हुआ था और 4 लोग अगल बगल खड़े थे। रुद्राक्षी चेयर पर बैठकर आराम से बोली,
क्या बे साले, महादेव के नगरी में रुद्राक्षी से पंगा, कुछ ज़्यादा नहीं आगे का सोच लिया है तुम दोनों ने? चलो अब जल्दी से मुंह खोलो बिना कोई भूमिका बांधे, वरना तो तुम दोनों जानते हो। दोनों अब उसे बोले, हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस यहाँ का सामान वहाँ का सामान यहाँ करते हैं, इसके आगे का कुछ नहीं पता है हमें, हम सच बोल रहे हैं। रुद्राक्षी बोली, लेकर जाओ, इन्हें कुछ भी नहीं मालूम और ले जाकर 80 घाट के गटर में डाल दो जब तक मर ना जाए। तो सब उन्हें उठाकर ले जाने लगे। दोनों चिल्ला रहे थे लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था कि एक बोला, मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे गटर में नहीं जाना, मैं सब बता रहा हूँ। रुद्राक्षी छोड़ने को बोली तो एक जल्दी से उसके पास आकर बोला, आज पुरुषोत्तम परिवार की हवेली में जितने भी महंत आ रहे हैं सबके दिए जाने वाले दान में ड्रग के छोटे छोटे पैकेट है, जिसे वो लोग लेकर यहाँ से बाहर जाने वाले हैं और उन्हें कोई चेक भी नहीं करेगा और काम भी हो जाएगा। रुद्राक्षी बोली, कौन है इन सब के पीछे? दोनों उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मैडम हमें नहीं मालूम, सेरा को पता होगा, यहाँ का सब वही देखता है। रुद्राक्षी बोली, लेकर जाओ इन्हें, और फ़ोन पर किसी को कॉल किया और जल्दी से बाहर निकल गई। कुछ देर में कॉलेज पहुंची और सीधे डायरेक्टर के ऑफिस में जाकर उनसे कुछ बात किया और फिर अपने क्लास के लिए निकल गई। वहां जाकर 3 क्लास लिया और सबसे शाम को मिलने को बोल क्लास से बाहर निकल गई। अपने बुलेट के पास पहुंची तो आराध्य वहीं खड़ा था, उसे इग्नोर करते हुए वो अपने गाड़ी के पास पहुंची। आराध्य बोला, रुद्राक्षी बात करनी है तुमसे। रुद्राक्षी बोली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और जल्दी से गाड़ी पर बैठकर उसे घुमा दिया। आराध्य बोला, रुद्राक्षी ऐसे कैसे जा सकती हो तुम, मुझे बात करनी है तुमसे। रुद्राक्षी बोली, मुझे नहीं करनी कोई बात, और गाड़ी स्टार्ट कर स्पीड बनाकर निकल गई। आराध्य गुस्से से अपने पैर को तेज से मारता है जिससे उसे चोट लग गई, फिर पैर पकड़कर वहीं बैठ गया। रुद्राक्षी ने शीशे में देखा तो गाड़ी का स्पीड और बढ़ा दिया और बाहर निकल गई। कुछ देर में उसे पुरुषोत्तम हवेली में रेड डालना था लेकिन अपने तरीके से, तो बस वो उसी की तैयारी में लग गई। सारे स्पेशल ऑफिसर तैयार थे, बिना किसी को कोई हार पहुंचाए उसे सबको सबूत के साथ पकड़ना था जिससे असली गुनहगार को पकड़ा जा सके। आराध्य कुछ देर तक अपना पैर लेकर बैठा रहा, तब तक उसे घर से कॉल आने लगा कि घर जल्दी आ जाए, सारे मेहमान आ चुके हैं, कुछ देर में पूजा होने वाली है। तो आराध्य ने अपनी बाइक उठाई और अभय को बोलकर घर के लिए निकल गया। कुछ देर में घर पहुंचा तो हवेली में काफ़ी भीड़ लगी थी। अलवर से बहुत सारे लोग आए हुए थे। आराध्य के चाचा चाची, उनके बच्चे रविश और रोमिल भी आए थे। उनका भाई किसी काम की वजह से नहीं आया था। नंदिनी ने शालिनी को कॉल करके आने को बोला तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या बोले और क्या न बोले, क्योंकि रुद्राक्षी ने दोनों लोगों को पहले ही मना किया था कहीं भी अकेले कुछ दिन ना जाए, तो शालिनी ने बीमार होने का बहाना बना दिया। आराध्य अंदर गया और बारी बारी सबसे मिला। नंदिनी जी ने उसे जल्दी से तैयार होने को बोल दिया तो वो अपने रूम में चला गया। हवेली को अच्छे से फूलों से सजाया गया था। शाम होने में अभी भी थोड़ा सा वक्त था। रुद्राक्षी एक टपरी पर बैठकर चाय पी रही थी और सामने मंदिर में आते जाते लोगों को देख रही थी जो अपनी ही मस्ती में मस्त हो चल रहे थे। ना कोई किसी को टेंशन थी और ना ही किसी के अंदर कोई छल कपट, बस महादेव के धुन में मगन होकर कदम से कदम मिलाए चले जा रहे थे। कुछ देर में उसका फ़ोन बजा तो उठाकर कुछ देर बात किया और फ़ोन रख कर बोली, हर हर महादेव चाचा, चलती हूँ। दुकानदार बोला, हर हर महादेव बिटिया, आते रहा करो कभी कभी इधर भी। रुद्राक्षी बोली, जी ज़रूर, हम आप लोगों को और महादेव को छोड़कर कहाँ जाएंगे, और अपने गाड़ी पर बैठकर निकल गई। रात को 10 बज रहे थे। आराध्य के घर पर हवन हो रहा था, सब लोग उसी में बैठे होते। 101 महंत पूजा करवा रहे थे कि तब तक कुछ लोग अचानक से हवेली के अंदर आ गए और जगह जगह खड़े हो गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, आखिर ये लोग हैं कौन, जान पहचान तो बिल्कुल नहीं लगता, तो आखिर हैं कौन। 1 घंटे के बाद जैसे ही हवन समाप्त हुआ, माइक में अनाउंस हुआ, एक एक करके जितने भी लोग इस पूजा में शामिल होने के लिए आए हैं अपना सब कुछ छोड़कर बाहर निकल जाएं। उनके सामान उन्हें सेफ्टी लौटा दिया जाएगा। बिशंबर पुरुषोत्तम बलदेव जी के पास जाकर बोले, भाई साहब ये सब क्या हो रहा है, और ये सब लोग कौन कौन हैं और हमारे घर में ये क्या कर रहे हैं। बलदेव जी जाकर वहाँ पर खड़े एक आदमी से पूछते हैं तो वो बोला, पुलिस का रेड है, कोऑपरेट कीजिए नहीं तो दिक्कत हो सकती है। आराध्य ने सुना तो जल्दी से जाकर बोला, मजाक चल रहा है क्या, जानते भी हो किससे बात कर रहे हो। इतने देर में जितने लोगों ने सुना सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। तब तक फिर से अनाउंस हुआ बाहर निकलने का। आराध्य फ़ोन मिलाते हुए बोला, अभी यहाँ के डीएम से बात करता हूँ, फिर देखता हूँ। बलदेव जी बोले, आराध्य शांत हो जाओ और इन्हें इनका काम करने दो। आराध्य बोला, पापा लेकिन ऐसे कैसे रेड डालने को बोल रहे हैं ये लोग और आप चुप है, इसका क्या मतलब है।
बिशंबर बोले, हाँ भाई साहब, कमिश्नर को कॉल कीजिए, ये तो हमारी पूरी तरह से बेइज्जती हो गई। क्या सोचेंगे यहाँ के लोग हमारे बारे में कि हम लोग इनलीगल काम करते हैं। बलदेव जी बोले, बिशंबर शांत हो जाओ, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो डरना किस बात का, जो करना है करने दो। कुछ देर में खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ देर में स्पेशल फोर्स ने सबको बारी बारी से हवेली के बाहर निकाल दिया और सभी महंतों को दिया जाने वाला गिफ्ट खोलने लगे, जिसमें से कोकीन के पैकेट निकलने लगे। तो एक ने रुद्राक्षी को कॉल करके बोला, मैम खबर पक्की थी, आगे क्या करना है। रुद्राक्षी बोली, सील कर दो पूरी हवेली और पूछने के लिए सारे जेंट्स को थाने लेकर आओ। अतिथि देवो भव भी तो करना जरूरी है, आखिर बनारस है, बोलकर फोन कट कर दिया। इंस्पेक्टर ने जब बलदेव जी को बुलाकर कोकीन के बारे में पूछा तो उनका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। इतना बड़ा स्मगल कौन कर सकता है, वो भी उनके नाम से। फिर भी उन्होंने कहा उन्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो इंस्पेक्टर ने हवेली सील करने और सबको जेल चलने को बोल दिया, जब तक कि पूरा मामला सुलझ नहीं जाता। बिशंबर जी बोले, इंस्पेक्टर तुम्हारा दिमाग खराब है, भाई साहब को जेल लेकर जाओगे, जानते भी हो कौन है ये, अलवर के राजा, और तुम इन्हें जेल लेकर जाने को बोल रहे हो। इंस्पेक्टर बोला, सर हमें ऑर्डर है आप सबसे पूछताछ के लिए जेल लेकर चलने को, तो आप लोग हमारे साथ चलिए। आराध्य बोला, पापा ये सब क्या है, कमिश्नर से बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप, ये मामूली सा इंस्पेक्टर आपको जेल लेकर जाएगा। इंस्पेक्टर बोले, सर यहाँ से कोकीन मिला है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप, और बिना प्रूफ हम किसी पर हाथ नहीं डालते, और ये पूरी फोर्स क्राइम ब्रांच स्पेशल ऑफिसर है, तो आप लोग सीधे सीधे हमारे साथ चलिए। बलदेव जी बोले, 1 मिनट इंस्पेक्टर, और जाकर नंदिनी से कुछ बात करके आराध्य और बिशंबर को इंस्पेक्टर के साथ चलने को बोलते हैं। आराध्य बोला, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो जेल क्यों जाना, ये सब कहाँ से मिला और क्यों मिला, ये सब काम आपके ऑफिसर का है, हमारा नहीं, तो आप खुद पता कीजिए। इंस्पेक्टर बोले, सर हमें आप मजबूर मत कीजिए ज़बरदस्ती करने पर। बलदेव बोले, आराध्य चलो मैं वकील को कॉल करता हूँ, और फ़ोन मिलाकर वकील को कॉल करते हैं। आराध्य बोला, इंस्पेक्टर गलती कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ी, और खुद के गाड़ी से चलने को बोल निकल जाता है। बलदेव और बिशंबर भी आकर बैठ जाते हैं। अब सब पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। सारे मेहमान खाना खाकर अपने घर चले गए, और जितने भी महंत थे सभी को खाना खिलाकर नंदिनी ने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगा, तो वो भी चले गए। हवेली से कुछ ज़रूरी सामान निकालकर हवेली को सील कर दिया गया। अभय सबको लेकर आराध्य के फ्लैट पर चला गया। इधर इंस्पेक्टर सबको लेकर थाने पहुंचा तो आराध्य बोला, मैं आपके लीडिंग ऑफिसर से मिलना चाहता हूं, आखिर आप सब लोगों का हेड कौन है। इंस्पेक्टर बोले, सर वो बाहर हैं, अभी आप लोग हमारे सवालों का जवाब दीजिए, नहीं तो हमें जवाब देना पड़ जाएगा। तीनों लोगों को स्पेशल सेल में बैठा दिया गया और बारी बारी सबसे अलग अलग सवाल पूछे गए, लेकिन सबके जवाब सेम आ रहे थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। कुछ देर बाद सवालों और जवाब का तरीका बदल दिया गया। कुछ वर्ड को डबिंग कर एक दूसरे के सामने किया गया तो भी कुछ खास अंतर नहीं आया। कुछ देर बाद वकील और हवेली का मैनेजर दोनों भागते हुए स्टेशन आए और सबको छोड़ने को बोले, तो रुद्राक्षी आते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है साहब, थोड़ी देर और रुक जाइए, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मैनेजर रुद्राक्षी को देखकर ही पसीना पसीना हो रहा था। वकील बोला, मैडम इन लोगों का इन सब में कोई हाथ नहीं है, मैं यह साबित कर सकता हूँ। रुद्राक्षी बोली, इनका हाथ है कि नहीं वो तो जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन जिसका भी हाथ है काफ़ी लंबा और मजबूत हाथ लग रहा है, क्योंकि पूरे 2 किलो कोकीन मिला है हवेली से और 5 किलो चरस गांजा, तो सोच लो क्या होने वाला है। वकील बोला, मैडम फिलहाल के लिए ज़मानत दीजिए। रुद्राक्षी मैनेजर की तरफ देखते हुए, क्यों मैनेजर तेरा क्या कहना है, कौन हो सकता है इन सब के पीछे। मैनेजर बोला, मैडम अब बड़े बड़े लोग हैं, हमें कैसे पता होगा किसका हाथ है और किसका नहीं। रुद्राक्षी बोली, इंस्पेक्टर छोड़ दो सबको, लेकिन इन दोनों को डाल दो अंदर। वकील सर पर हाथ रखकर, मैडम मैडम क्या बोल रही हैं आप, हमें क्यों पकड़ रही हैं। इंस्पेक्टर आकर बोलता है, मैडम वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। रुद्राक्षी बोली, अभी केस सॉल्व नहीं हुआ है इंस्पेक्टर, और उससे पहले हम अपनी मुंह दिखाई नहीं करते हैं। सबको बोल दो जाने को, और इन दोनों को जेल में डालकर कुटाई करो, सारी वफादारी निकल जाएगी। तो इंस्पेक्टर वकील और मैनेजर को लेकर चला गया। आराध्य निकलते हुए इंस्पेक्टर से बोला, समझ में आ गया, और अगर नहीं आया है तो बाहर मिल, फिर बताता हूँ तुम्हें आराध्य कौन है। इंस्पेक्टर बोला, आप ऑन ड्यूटी पुलिस को धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब भी समझ आ रहा है। आराध्य उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या कर लेगा बे, इतना इंसल्ट किया और तुझे लगा कि मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, कभी नहीं। और एक बार तुम्हारे हेड का पता चल जाए फिर देखना कहाँ फेंकवाता हूँ उसे मैं।
और 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर मुझे बताएगा। बलदेव जी बोले, आराध्य अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, घर चलो, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। और जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। उनके साथ ही विशंबर भी बाहर निकल जाते हैं। आराध्य बोला, नाम बता देना मेरा उसे कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। कि तभी किसी का तेज घूंसा उसके मुंह पर लगा और उसका दिमाग घूम गया और जैसे कुछ देर के लिए कुछ दिखाई ही नहीं दिया। रुद्राक्षी बैठते हुए बोली, काव्य, हम कुछ देर शांत क्या हो गए, सब हमको लूल समझने लगे। आराध्य ने आवाज़ सुनी तो सर झटक कर सामने देखने लगा। आंखों में चश्मा और ब्लैक जीन्स टी शर्ट के ऊपर जैकेट और बूट के साथ एकदम जहर लग रही थी। आराध्य बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे मारने की हिम्मत? रुद्राक्षी बोली, लो भाई, हनुमान से रावण पूछा लंका में आग कौन लगाया बे, और हमारी कोई तारीफ करे और हम प्रसाद भी नहीं दे, ऐसा कभी हुआ है प्यारे लाला? प्यारे लाला बोला, ना मैडम, कभी ना हुआ। आराध्य उसके सामने आकर गुस्से में बोला, मतलब ये सब तुमने किया, लेकिन क्यों? तुम हो कौन और हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो ये सब कर रही हो? रुद्राक्षी बैठते हुए बोली, आराम से पूछो, कौन सा हम तुम्हें छोड़कर भागे जा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं पूछो ही मत, क्योंकि बहुत लंबा जाने वाले हैं चाचा जी, और छींटे तो तुम्हारे पर भी आएंगे, क्योंकि ये बनारस है और पान खाने का बहुत शौक है यहाँ के लोगों का। लेकिन बस पान में इलायची और लौंग तक तो ठीक था, लेकिन कोकीन ठीक नहीं है। आराध्य बोला, क्या बकवास कर रही हो? मैं नहीं मानने वाला ये सब चीज़ें। तुम हो कौन और ये सब कहने वाली कि ये सब चाचू ने किया है? रुद्राक्षी बोली, हवलदार, अंदर डाल दो और एक रिपोर्ट बनाओ कि ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर पर हाथ छोड़ा गया है। आराध्य बोला, रुद्राक्षी, ये क्या मजाक है? तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिर तुम हो कौन जो ये सब कर रही हो? क्या मिलेगा हमारी इंसल्ट करवा के? अपने अम्मा बाबूजी के बारे में सोचो, उन्हें पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? क्या जवाब दोगी सबको? माँ वो कितना मानती हैं, तुमको बेटी मानती हैं, उन्हें क्या जवाब दोगी? रुद्राक्षी उठकर उसके सामने आते हुए बोली, और जो तुम्हारे फैमिली वाले लाखों लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं वो सब क्या है? मंदिर से लेकर कॉलेज तक हॉस्टल में कोकीन सप्लाई हो रहा है, उसका जवाब कौन देगा? तुम्हें पता भी है हमारे कॉलेज में कितने बच्चे इसके आदी हो चुके हैं? तुम तो जाते हो और चले आते हो, 24 घंटे का टाइम दे रहे हूँ, जाओ और पता करके आओ कितने स्टूडेंट पागल हो रहे हैं इस जहर की वजह से। फिर पूछना मुझसे ये सब क्यों कर रही हूँ। तुम्हारे घर के पूजा के गिफ्ट में हर पैकेट में कोकीन मिला है, कहाँ से आया और कहाँ जा रहा था? पूरे हवेली के तलाशी लेने के बाद 5 किलो चरस और गांजा मिला है, कहाँ से आया? जवाब दे सकते हो? आराध्य अब शांति से बोला, लेकिन हवेली की देखभाल तो चाचा ने यहाँ के लोकल लोगों को दिया था और मैं खुद भी उसमें नहीं रहता था, तो फिर हमें कैसे पता ये सब कहाँ से आया? रुद्राक्षी बोली, अगर 24 घंटे के अंदर खुद को और अपनी फैमिली को सही प्रूफ नहीं कर पाए तो यहाँ की सारी प्रॉपर्टी सील हो जाएगी तुम्हारी, और फिर जो सामने आएगा सोच भी नहीं सकते। आराध्य बोला, लेकिन मैं कैसे? रुद्राक्षी बोली, 24 घंटे है, बचा सकते हो तो बचा लो। आराध्य बोला, लेकिन तुम हो कौन? रुद्राक्षी उसके पास आकर बोली, आराध्य पुरुषोत्तम नाम है ना, तो पता लगा लो और काम पर ध्यान दो, मेरे पहचान पर नहीं, समझे? और अंदर चली गई। आराध्य इंस्पेक्टर से, ये क्या है, मतलब किस पोस्ट पर है? इंस्पेक्टर सर झटक कर अंदर चला गया। आराध्य बोला, सच में सब के सब पागल हैं, एक तो आते ही मार के मुंह सुजा दिया, फिर भी कोई साफ साफ कुछ बताता ही नहीं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। बोलते हुए अब बाहर चला गया, जहाँ विशंभर जी किसी से फ़ोन पर चिल्ला रहे थे। बलदेव जी अंदर शांत बैठे हुए थे। आराध्य ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, चाचू चलिए, टाइम नहीं है। तो विशंभर आकर बैठ जाते हैं और आराध्य गाड़ी लेकर निकल कर अब वहाँ से निकल गया। कुछ देर में फ्लैट पर पहुंचता है और विशंभर से अकेले में बात करने को बोलता है तो वो उसके साथ चले जाते हैं। आराध्य बोला, चाचू ये सब क्या हो रहा है? यहाँ की सारी प्रॉपर्टी आप देखते थे, तो फिर ड्रग और कोकीन कहाँ से आया हवेली में, वो भी इस तरह से? विशंभर बोले, आराध्य पागल हो गए हो तुम, मुझ पर शक कर रहे हो अपने चाचू पर? आराध्य बोला, चाचू बस मैं पूछ रहा हूँ, शक नहीं कर रहा। आप मुझे सब चीज़ें बता दीजिए जिससे मैं सब कुछ क्लियर कर सकूँ और आप सबको बचा सकूं। विशंभर जी बोले, मैं भी पता करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही कुछ पता चलता है बताता हूं, बोलकर बाहर चले गए। आराध्य गुस्से में बोलता है, हो क्या रहा है, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? और ये रुद्राक्षी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, किसी ना किसी वजह से 24 घंटे मेरे दिमाग में पहरा जमा कर बैठी हुई है। इधर रुद्राक्षी घर आई तो शालिनी और संतोष जी हाल में उसी का इंतजार कर रहे थे। रुद्राक्षी आकर उन लोगों के पास ही बैठ गई।
शालिनी जी बोली, क्या हुआ मीठी, सब ठीक तो है ना? और कहाँ थी तुम? कॉलेज से भी बहुत पहले ही निकल गई थी, तो अभी तक कहाँ थी? संतोष जी बोले, शालिनी पहले चाय पानी तो पूछिए। मगर नहीं, आप तो आते ही शुरू हो जाएंगी। अरे बच्चा थका होगा, कभी कभार ये भी तो सोच लिया कीजिए। शालिनी जी उठते हुए बोली, बस आप ही बिगाड़ कर रखे हैं, और समय आता है तो बोलते हैं हमारी गलती है। संतोष जी बोले, अच्छा चाय भी चढ़ा दीजिएगा, थोड़ा हम भी पी लेंगे और आप भी पी लीजिएगा। शालिनी जी अंदर से ही बोलती हैं, हाँ हाँ चढ़ा दे रहे हैं। फिर बोलती हैं, दोनों के दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं। संतोष जी बोले, मीठी क्या हुआ बेटा, तुमने हम दोनों को वहाँ जाने से क्यों रोका? कुछ दिक्कत है क्या? रुद्राक्षी बोली, बाबूजी दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन अभी कुछ बता नहीं सकती मैं। आपको बस भरोसा रखिए, जो करेंगे बनारस के तरक्की के लिए ही होगा और उसके भविष्य के लिए। संतोष जी उसके सर पर हाथ रखकर, हमें पूरा भरोसा है, महादेव तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन बेटा मुझे नहीं लगता बलदेव जी कोई भी गलत काम करेंगे। रुद्राक्षी बोली, किसी को हल्के में भी तो नहीं ले सकते हैं, पता नहीं कौन क्या है और कौन सा रूप दिखा दे। विश्वास तो आज के समय में बस किताबों तक ही सिमट कर रह गया है। शालिनी जी पानी का ग्लास और प्लेट की मिठाई उसे पकड़ाते हुए बोली, लो और सारा ख़त्म करो, कितने दिन से पड़ा हुआ है, ये नहीं कि कम से कम एक तो खा लें। रुद्राक्षी बोली, अम्मा इतना कौन खिलाता है, वो भी एक साथ, मैं नहीं खा सकती, ये सब आप ले जाओ। शालिनी बोली, खाना तो तुम्हें पड़ेगा बेटा जी, वो भी सारा का सारा, वो भी मेरे सामने। आज कोई चालाकी नहीं, रोज रोज यही सब कहकर टाल देती हो। और टिफिन किसको देकर आ रही हो? रुद्राक्षी अब जल्दी से संतोष जी को देखते हुए खुद से बोली, बेटा रुद्राक्षी आज तो तुम्हें महादेव भी नहीं बचा सकते हैं। शालिनी जी उसका कान पकड़कर, बस दिन भर यहाँ से वहाँ दौड़ा लो, लेकिन खाने को कुछ मत बोलो। रुद्राक्षी बोली, अम्मा कान छोड़ दो ना, नहीं तो कान ही नहीं रहेगा तो शादी कैसे होगी मेरी, सब क्या बोलेंगे, आपको कितना इंसल्ट होगा। शालिनी कुछ सोचकर कान छोड़कर बोलती हैं, लेकिन ये सारी मिठाई खा जाओ। रुद्राक्षी बोली, ठीक है आप चाय लाओ, मैं अभी सारी मिठाई खा जाऊंगी। शालिनी बोली, सही बोल रही हो ना, चीटिंग तो नहीं करोगी? रुद्राक्षी बोली, अम्मा आप बाबूजी से बोल दो, ये देख लेंगे। शालिनी बोली, ठीक है जल्दी से खाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ, बोलकर किचन में चली गई। रुद्राक्षी जल्दी से सारी मिठाई एक पैकेट में डालकर संतोष जी के कुर्ते में डाल देती है और पानी पीने लगती है। संतोष जी बोले, मीठी मरवाना है मुझे भी क्या? रुद्राक्षी बोली, बाबूजी संभाल लो ना, बस कुछ देर और फिर मैं आराम से सब खा लूँगी। शालिनी जी चाय लेकर आते हुए, क्या चल रहा है आप दोनों बाप बेटी का? रुद्राक्षी बोली, अम्मा वो बाबूजी कह रहे थे कि वो आपको कल घुमाने लेकर जाएंगे। शालिनी जी बोली, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना है तुम्हारे बाबूजी के साथ। संतोष जी बोले, क्यों, आप क्यों नहीं जाना चाहती हैं हमारे साथ? अरे जब मीठी छोटी थी तो हर संडे हम मूवी देखने जाते थे। रुद्राक्षी बोली, सच में? तो फिर कल आप दोनों का मूवी का टिकट मेरी तरफ से फ्री है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। वो क्या है ना, मैं कोई कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती आप दोनों के बीच में। और चाय का कप उठाकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। शालिनी बोली, देखा आपने, फिर से इधर उधर की बातें करके भाग गई ये लड़की, कब सुधरेगी, मुझे तो अब इसकी चिंता हो रही है। संतोष जी बोली, अरे भाग्यवान आप क्यों चिंता करती हैं, वो है ना सबका रखवाला, उस पर छोड़ दीजिए सब कुछ, और हमारी बेटी तो लाखों में एक है। शालिनी कप उठाते हुए बोली, इसलिए तो ज़्यादा चिंता होती है, कितने लोगों से दुश्मनी पालती रहती है, अगर इसे कुछ हो गया तो कैसे जिएंगे हम दोनों, मगर ये है जो सुनती ही नहीं है। संतोष जी बोले, कुछ नहीं होगा उसे, ना ही हमारे जीते जी और ना ही मरने के बाद, आप चाय पीजिए। रुद्राक्षी ने रूम में आकर किसी को कॉल किया और सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो सारी डिटेल चाहिए, वो भी पूरा सबूत के साथ, छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, बोलकर फ़ोन रख देती है। बालकनी में आकर चाय पीते हुए खुद से बोली, कमज़ोर और कमज़ोरी में ज़्यादा अंतर भले ही ना हो, लेकिन कभी कभी ये किसी की पूरी दुनिया बदल कर रख देते हैं। तब तक उसका फ़ोन बजा तो देखा राधिका का था, तो उठाते हुए बोली, हाँ बोलो क्या हुआ? राधिका बोली, मीठी तू है कहाँ, हम लोगों को तुमसे मिलना है, वो भी अभी इसी वक्त, समझी, और कोई बहाना नहीं बनाएगी तू। रुद्राक्षी बोली, हिम्मत है तो आ जाओ घर पर। राधिका बोली, तू घर पर है? रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल। राधिका कुछ देर बाद कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है थोड़ी सी डांट सुन लेंगे काकी का, आ रहे हैं हम सब, और फ़ोन रखकर मिंटू सोनी के साथ उसके घर के लिए निकल गई।
10 मिनट बाद दरवाजे पर तीनों खड़े थे और शालिनी जी तीनों के सामने हाथ बांधे खड़ी थी। संतोष जी बोले, शालिनी आप बच्चों को डरा क्यों रही हैं? शालिनी जी घूमकर बोली, मैं डरा रही हूँ और ये बच्चे किधर से लग रहे हैं? संतोष जी ने तीनों को ऊपर जाने का इशारा किया तो तीनों जल्दी से भाग गए। शालिनी जी बोली, आज नहीं छोड़ने वाली मैं इन तीनों चंडाल चौकड़ी को। और उन सब की तरफ देखी तो अब दरवाजे पर कोई नहीं था। शालिनी जी बोली, कहाँ गए सब? अभी तो यहीं पर थे, फिर कहाँ गायब हो गए? संतोष जी बोले, अरे आप इधर आइए, छोड़िए, गए होंगे जहाँ जाना रहा होगा। शालिनी जी अब वापस से बड़बड़ाते हुए किचन में चली गईं। राधिका, सोनी, मिंटू तीनों रुद्राक्षी के रूम में आ गए तो वो अपने फ़ोन में बिजी थी। राधिका बोली, मीठी कहाँ थी तू, और तुझे पता है? रुद्राक्षी बोली, सब पता है, आओ बैठो। तुम सबको अम्मा ने खातिरदारी नहीं किया क्या जो इतना खुश हो? मिंटू बोला, ऐसा हो सकता है काकी ने ऐसे ही छोड़ दिया हो, वो तो काका ने बचा लिया। रुद्राक्षी बोली, वो अच्छा ठीक है, क्या खाओगे तुम सब? मैं लेकर आती हूँ। राधिका बोली, सोनी, मिंटू तुम दोनों जाओ, लेकर आओ, मुझे मीठी से कुछ बात करनी है। सोनी बोली, तो हमारे सामने ही कर ले यार। राधिका बोली, जाओ ना तुम दोनों, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सोनी और मिंटू राधिका की बात सुनकर नीचे चले गए तो राधिका रुद्राक्षी से बोली, मीठी तुम्हें पता है आराध्य के साथ क्या हो रहा है? रुद्राक्षी बोली, क्या हो रहा है? राधिका बोली, यार वो जेल गया था और उसके पापा और चाचू भी। और रुद्राक्षी बीच में बोली, तुम्हें ये सब किसने बताया? राधिका बोली, वो अभय सर ने। रुद्राक्षी बोली, कुछ चल रहा है क्या तुम्हारा उसके साथ जो वो ये सब बता रहा है? और क्या क्या बताया उसने? राधिका बोली, कुछ नहीं चल रहा है यार, तू भी ना कुछ भी सोचती है। मैं तो बस तुझे बता रही थी कि तुझे पता है कि नहीं। रुद्राक्षी बोली, पता है, जो करेगा वो एक ना एक दिन तो भरेगा ही। राधिका बोली, तो तू कुछ नहीं करेगी उसे बचाने के लिए? रुद्राक्षी बोली, अगर उसका हाथ हुआ तो कुछ भी नहीं, और अगर नहीं हुआ तो बच जाएगा। राधिका बोली, मीठी तुम्हें पता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, फिर भी जेल ले जाने का क्या मतलब था यार? यह सारा प्यार खत्म हो गया। रुद्राक्षी बोली, फर्ज और कानून के आगे कभी कुछ टिका है जो आज टिकेगा? और यहाँ बात मासूम लोगों की ज़िंदगी की है, तो बिना पूरी बात क्लियर हुए सब शक के घेरे में आएंगे और वो भी आएगा। और अगर वक्त आने पर गुनाहगार निकला तो रुद्राक्षी भूल जाएगी कि उसने कभी किसी से प्यार भी किया था, और ये खामोशियाँ बस खामोशियाँ ही रह जाएंगी। और तुम गलती से भी कोई बात कभी किसी के सामने मत खोलना, अम्मा के सामने भी नहीं, क्योंकि ये बात सिर्फ तुम्हें और बाबूजी को पता है, और फिलहाल के लिए वहीं तक रहे तो बेहतर है। चलो नीचे देखते हैं अम्मा दोनों के साथ क्या कर रही हैं, बोलकर नीचे चली जाती है और राधिका सर झटक कर उसके पीछे पीछे नीचे चली जाती हैं। दोनों नीचे जाकर देखती हैं तो सोनी, मिंटू बैठकर आराम से मिठाई खा रहे थे। राधिका बोली, काकी मुझे भी खानी है। शालिनी जी बोली, आ जाओ, तुम्हारे हिस्से का भी रखा है, और उसके सामने मिठाई की पूरी प्लेट रख देती है। राधिका बोली, इतना नहीं खाना, बस एक पीस। मिंटू, सोनी एक दूसरे को देखते हैं, फिर राधिका को। शालिनी जी बोली, बेटा जी खाना तो तुम्हें पूरा पड़ेगा चाहे जैसे भी। राधिका बोली, काकी आप इतना क्यों खिला रही हैं? शालिनी जी बोली, क्योंकि कल से तुम सब मिलकर मेरी मीठी का टिफ़िन ना खाओ, उसी की सज़ा समझ लो, जो रोज़ रोज़ उसका टिफ़िन खाते हो। शर्म नहीं आती क्या तुम सबको? मिंटू बोला, काकी आज के बाद कभी नहीं खाएंगे। अरे खाएंगे क्या, सोचेंगे भी नहीं, खाना तो छोड़ दीजिए। शालिनी जी बोली, तो ठीक है, सारा मिठाई खाओ और जाओ, मैंने कब रोका है? रुद्राक्षी बोली, अम्मा मुझे भी खानी है, वो सुबह जो बनाए थे वो कॉलेज में ये सब मिंटू खा गया था। शालिनी जी उठकर किचन में जाते हुए, इसलिए हम खाना एक्स्ट्रा देते हैं, फिर भी हमारे बच्चे का सारा खाना खा जाते हैं, सब नालायक कहीं के। रुद्राक्षी सबको देखते हुए बोली, भागो तुम सब, अभी भी बैठकर आराम से ठूस रहे हो? सबने एक दूसरे को देखा और जल्दी से उठकर गेट की तरफ भागते हुए बोले, चौराहे पर मिलेंगे। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, 5 मिनट बाद बोलकर बाथरूम में चली गई। शालिनी जी आती हैं तो कोई नहीं था, बस प्लेट था, मिठाई भी नहीं था। शालिनी जी बोली, आज फिर भाग गए, फिर से आने दो, फिर बताती हूँ। रुद्राक्षी बाहर आते हुए बोली, क्या हुआ अम्मा? शालिनी जी बोली, तुम्हारे नालायक दोस्त भाग गए। रुद्राक्षी बोली, भाग गए? ऐसे कैसे भाग गए? आप ना मुझे ये सब दो, और फिर उनके हाथ का सारा सामान लेकर बोलती है, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, बोलकर वो भी बिना कुछ सुने बाहर निकल गई। शालिनी जी बोली, सब के सब एक से बढ़कर एक हैं, बोलकर रूम में चली गई।
रुद्राक्षी कुछ देर में चौराहे पर पहुंची और वहां से सबके साथ घाट पर चली जाती है। घाट पर सब बच्चों को सारी मिठाइयाँ बांट देती है और सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। राधिका, सोनी, मिंटू तीनों अपने में ही बिजी थे। कुछ देर बाद तीनों को वहां के पुजारी जी ने बुलाया तो वो सब उनके पास चले गए। आराध्य ने ऊपर से रुद्राक्षी को अकेले बैठे देखा तो उसके बगल में आकर बैठ गया। रुद्राक्षी बैठकर सामने देख रही थी, लेकिन उसे पता था कि आराध्य आकर उसके बगल में ही बैठा है, फिर भी एक बार उसकी तरफ नहीं देखा। काफ़ी देर तक बैठी रही और कुछ नहीं बोली तो आराध्य बोला, तुम्हें क्या लगता है ये सब जो हो रहा है ये सब मेरी फैमिली कर रही है? रुद्राक्षी कुछ नहीं बोली तो आराध्य फिर से बोला, रुद्राक्षी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। तुमने कुछ तो पता किया होगा ना कि आखिर इतने बड़े स्कैम के पीछे कौन है? रुद्राक्षी फिर भी कुछ नहीं बोली तो आराध्य झुझलाकर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। रुद्राक्षी कान से ईयरबड निकाल कर उसका हाथ दूर करते हुए बोली, तुम्हें तो अभी अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आराध्य गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लगता है हाँ ये सब जो हो रहा है और जो हुआ है ये सब किसने किया है? मेरी फैमिली और मैंने, है ना? रुद्राक्षी बोली, अगर नहीं किया है तो चिल्ला क्यों रहे हो? और तुम्हारे घर से मिला है तो कोई तो शामिल होगा ना इन सब के पीछे। आराध्य बोला, तो तुम पता करो ना, वही तो मुझे भी जानना है, आखिर कौन है इन सब के पीछे। रुद्राक्षी बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, और अगर कोई भी हुआ ना तो सबके सब जेल में सड़ेंगे और तुम भी। आराध्य उसके पास आकर बोला, तुम कुछ नहीं करोगी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है, और जो भी किया है जल्द ही बाहर भी आएगा, तब पूछूंगा तुमसे। रुद्राक्षी बोली, वो तो वक्त बताएगा कौन है और कौन नहीं। तुम सफ़ेदी पहनकर अपने गलत कामों को ढक नहीं सकते, क्योंकि ये महादेव की नगरी है, यहाँ सब क्लीन है, और जो नहीं है उसे मैं कर दूंगी। आराध्य बोला, तो ठीक है, आज से शुरू होता है तुम्हारा और मेरा आमना सामना। अब जब भी निगाह उठाओगी आराध्य पुरुषोत्तम ही तुम्हें अपने फैमिली के सामने मिलेगा। रुद्राक्षी बोली, अगर कोई गलत है तो उसे महादेव भी नहीं बचा सकते, तुम तो फिर भी एक मामूली इंसान हो। आराध्य बोला, मेरी फैमिली गलत नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है, और ये बात जब तुम्हारे फैमिली पर आएगी तब पता चलेगा। रुद्राक्षी बोली, ख्वाब अच्छा है लेकिन पूरा कभी नहीं होगा, अभी भी 12 घंटे है, देख लो कहीं कुछ छूट न जाए, बोलकर ऊपर चली गई। आराध्य गुस्से में बोला, तुम इस बार गलत हो रुद्राक्षी, और ये मैं साबित करके रहूँगा, चाहे जैसे भी। रुद्राक्षी घर आई और खाना खाकर अपने रूम में चली गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे, क्योंकि सब कुछ ठीक करने में जैसे सब कुछ उलझता हुआ सा लग रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उठाया तो उधर से आवाज़ आई, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रही हो? अभी से भी रुक जाओ, नहीं तो अपने साथ अपने माँ बाप को भी लेकर जाओगी। लेकिन रुद्राक्षी ने कुछ नहीं बोला तो वो फिर बोला, मतलब कि कतई बवाल हो, आसानी से तो नहीं मानोगी। चलो कोई बात नहीं, डेमो कल सुबह तक मिल जाएगा, तब देखते हैं क्या करती हो। हर हर महादेव बोलकर फ़ोन रख दिया। रुद्राक्षी अपने सर पर उंगलियों से रगड़ते हुए बोली, कौन था साला जिसने मुझे धमकी देने की सोची, और डेमो भी देना है? फिर किसी को नंबर देकर बोली, पता करो कहाँ का नंबर है, बोलकर वहीं रूम में टहलने लगी। 2 मिनट बाद फ़ोन आया, मैम नंबर तो यहीं का शो कर रहा है, किसी चरण के नाम पर शो कर रहा है। रुद्राक्षी बोली, एग्जैक्ट लोकेशन दो, कहाँ का है? 2 सेकंड बाद आवाज़ आई, मैम वो राजा तालाब का लोकेशन है। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, देखते हैं क्या होता है कल, बोलकर फ़ोन रख दिया और सोने चली जाती है। सुबह 6 बजे उठकर तैयार हुई और नीचे आई। कोई नहीं दिखा तो हॉल में बैठकर बोली, अम्मा चाय। बाबूजी कहाँ हैं, कहीं गए हैं क्या? शालिनी जी किचन से आते हुए बोली, तुम्हारे बाबूजी मिश्रा जी के साथ टहलने गए हैं, आते ही होंगे, तब तक तुम चाय पियो। और कॉलेज जाना है? रुद्राक्षी बोली, नहीं आज नहीं जाना, क्लास नहीं चल रहा है, लेकिन दूसरे कुछ काम से बाहर जाना है, लेकिन जल्दी आ जाऊंगी। शालिनी जी बाहर आते हुए बोली, मीठी कभी तो घर पर भी रहा करो, जब देखो तब भागना दौड़ना रहता है। रुद्राक्षी बोली, अम्मा बस जल्द ही एग्ज़ाम के बाद हम सब घूमने चलेंगे, ठीक है? शालिनी जी उसे चाय दिया तो वो चाय पीने लगी। कुछ देर बाद शालिनी जी के साथ कुछ काम कर रही थी कि बाहर से मिश्रा जी की आवाज़ आने लगी। शालिनी जी बोली, ये सुबह सुबह कौन है जो हल्ला मचा रहा है? रुद्राक्षी बोली, मैं देखती हूँ, बोलकर जल्दी से बाहर आई। मिश्रा जी बोले, मीठी भाभी कहाँ है? रुद्राक्षी बोली, क्या हुआ चाचा, सब ठीक तो है ना, और बाबूजी कहाँ हैं? मिश्रा जी बोले, वो संतोष जी का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आ रहा हूँ। रुद्राक्षी ने घर के अंदर देखा, फिर बोली, किस हॉस्पिटल में है? मिश्रा जी बोले, त्रिवेणी हॉस्पिटल।
रुद्राक्षी बोली, चाचा आप चाची को भेज दीजिए अम्मा के पास, मैं देखती हूँ, और आप अम्मा को कुछ मत बताइएगा, बोलकर जल्दी से गाड़ी लेकर निकल गई। कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंची और नाम पूछकर जल्दी से अंदर गई, जहां संतोष जी को अकेले वार्ड में रखा गया था। रुद्राक्षी जल्दी से उनके पास जाकर बोली, भाऊजी आप ठीक तो हैं ना, क्या ज़रूरत थी आपको टहलने की? संतोष जी बोले, हम बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ है। उस मिश्रा ने फालतू में हमें भर्ती करवा दिया और उसके पास फ़ोन नहीं था तो तुम्हें खुद बुलाने चला गया। रुद्राक्षी बोली, अच्छा तो ये हाथ में आपके क्या हुआ है? संतोष जी बोले, ये तो मामूली फ्रैक्चर है और कुछ नहीं। रुद्राक्षी उठते हुए बोली, मैं डॉक्टर से मिल लेती हूँ। संतोष जी बोले, वो आराध्य मिलने गया है डॉक्टर से। रुद्राक्षी ने आराध्य का नाम सुना तो संतोष जी की तरफ पलटकर देखने लगी। संतोष जी बोले, बेटा वो भी किसी काम से आया था तो मिल गया, मैंने उससे बोला चले जाओ, मीठी आती ही होगी, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं माना और बोला तुम्हारे आने के बाद चला जाएगा। रुद्राक्षी बोली, ठीक है फिर भी मैं मिल लेती हूँ, बोलकर डॉक्टर के पास पहुँची जहाँ आराध्य उनसे बात कर रहा था। रुद्राक्षी बोली, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर बोले, रुद्राक्षी आओ बैठो। रुद्राक्षी बिना आराध्य की तरफ देखे बोली, एक ही बार में सब कुछ बता दीजिए। डॉक्टर हंसते हुए बोले, वैसे तो ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और कुछ दिन आराम करें तो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मैं कुछ मेडिसिन लिख दिया हूँ, ये ले लीजिए, बाकी 2 दिन बाद दिखा दीजिएगा। रुद्राक्षी उनसे पर्ची लेते हुए बोली, थैंक यू डॉक्टर, और उठकर बाहर आ गई। आराध्य भी डॉक्टर को बाय बोलकर उसके पीछे निकल आया। रुद्राक्षी ने पहले मेडिकल से दवा लिया और फिर संतोष जी से बोली, बाबूजी चलिए, नहीं तो अम्मा ढूंढते हुए यहीं आ जाएंगी। संतोष जी बोले, अच्छा किया बेटा नहीं बताया, नहीं तो यहाँ भी आकर 4 बात सुनने को मिलता है। रुद्राक्षी बोली, वो तो वहाँ भी मिलेगा, और उनका हाथ पकड़कर उठाती कि आराध्य दूसरे साइड से आकर पकड़ लिया। रुद्राक्षी बोली, तुम छोड़ सकते हो, मैं लेकर चली जाऊँगी। आराध्य बोला, मैं हेल्प कर दे रहा हूँ ना। रुद्राक्षी ने कुछ नहीं बोला और दोनों बाहर आए तो आराध्य बोला, मेरे गाड़ी से चलते हैं, दिक्कत नहीं होगी। रुद्राक्षी बोली, थैंक यू, लेकिन मैंने कैब बुक कर लिया है, और उन्हें लेकर कैब की तरफ बढ़ गई। आराध्य धीरे से बोला, अंकल ये आपकी ही बेटी है ना, या सीढ़ी से उठा कर लाए हैं? संतोष जी उसे देखते हुए बोले, तुम्हें कैसे पता ये सब? ये क्वेश्चन तो रोज़ मीठी पूछती है अपनी अम्मा से। आराध्य हंसते हुए बोला, वो क्या है, आप कितने स्वीट, और आंटी तो मुझे गुड़ की तरह मीठी लगती हैं। फिर मुंह बनाकर बोला, लेकिन इसका सिर्फ नाम मीठी रखा है आपने, मुझे तो लगता है करेला होना चाहिए था। संतोष जी हंसने लगे। रुद्राक्षी ने संतोष जी को बैठने के लिए बोला तो वो अंदर बैठ गए। फिर आराध्य से बोली, तुम्हें नहीं लगता फालतू में घुस रहे हो? आराध्य बोला, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि किसी को बिना मतलब जेल में डालकर अपने पावर का गलत यूज करो। रुद्राक्षी बोली, तुम्हारे आँख पर जो पट्टी बंधी है ना, जल्द ही उतारूंगी। और तुम्हें क्या लगता है ये नॉर्मल एक्सीडेंट था? नहीं, बिल्कुल प्लान था, जिसका खुलासा अगले 4 घंटे में करूंगी। देखना हो तो आ जाना मेरे अड्डे पर। और उसे एक पर्ची पकड़ा कर कैब में बैठकर निकल गई। कुछ देर में घर पहुंची तो मिश्रा और मिश्राइन शालिनी जी के साथ ही बैठे थे। रुद्राक्षी बोली, अम्मा बाबूजी को पकड़िए, तो सब लोग आकर संतोष जी को सहारा देकर सोफे पर बैठा दिए। शालिनी जी उनके पास बैठकर बोली, आज के बाद कभी बाहर टहलने नहीं जाएंगे? और फिर लगातार कुछ न कुछ सुनाए जा रही थी और संतोष जी बस सर झुकाकर सुनते जा रहे थे। कुछ देर बाद रुद्राक्षी बोली, अम्मा ये दवा आप बाबूजी को दे दीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं बस 2 घंटे में घर आ जाऊंगी। शालिनी जी उठते हुए बोली, नहीं कहीं नहीं जाना है, तुम्हें देखो अपने बाबूजी की हालत, इसलिए अब किसी को कहीं नहीं जाना है। मैं कल ही महामृत्युंजय जाप करवाऊंगी, उसके बाद ही कोई घर से बाहर जाएगा। रुद्राक्षी उन्हें पकड़कर बैठाते हुए बोली, आप नहीं चाहती हैं मैं उसे पकड़ूं जिसकी वजह से बाबूजी का ये हाल हुआ है? शालिनी जी बोली, लेकिन किसी और की वजह से मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती मीठी, तुम्हारे सिवा कौन है हमारा? रुद्राक्षी बोली, आप बैठिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ देर में आती हूँ, भरोसा रखिए महादेव पर, वो रक्षा करेंगे मेरी और सबकी। बोलकर जल्दी से बाहर निकल गई और किसी को कॉल किया। 1 घंटे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब चाहिए, बोलकर फ़ोन कट करके कैब से हॉस्पिटल गई जहाँ उसने अपनी बाइक रखा था और फिर वहाँ से अपनी बाइक लेकर निकल गई। क्या रुद्राक्षी पता लगा पाएगी कि आराध्य और उसकी फैमिली बेकसूर है और आराध्य की फैमिली को फंसाने के पीछे कौन है? रुद्राक्षी को धमकी देने वाला कौन है? क्या रुद्राक्षी उसका पता लगा पाएगी? रुद्राक्षी और आराध्य की ज़िंदगी कौन सा मोड़ लेगी? रुद्राक्षी अगर आराध्य से प्यार करती है तो उसे एक्सेप्ट करना क्यों नहीं चाहती है?
कहानी आगे बहुत इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरी हुई है, इसलिए आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।